हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ट्रक ड्राइवर रमेश की आप बीती, जिसे सुन के आप लोगों को सच में डर लगेगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप चाहते हैं आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो आप अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। हम आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर लेंगे। अब कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। वैसे तो मैंने देश के हर कोने में अपना ट्रक दौड़ाया है और हजारों रातें सड़कों पर बिताई हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मेरे साथ बीती एक ऐसी खौफनाक घटना है जिसने मेरी जिंदगी और सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। ये बात उस समय की है जब मैं और मेरा खलासी छोटू, हम दोनों मुंबई से माल भरकर उत्तर भारत की तरफ जा रहे थे। छोटू वैसे तो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन वो बहुत मेहनती और समझदार लड़का था। उसे मेरे साथ काम करते हुए अभी बस 6 महीने ही हुए थे और यह उसका मेरे साथ पहला लंबा रूट था। सर्दियों का मौसम था और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। हम लोग मध्य प्रदेश के एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे होंगे और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी बस कुछ ही मीटर तक जा पा रही थी। मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार कम कर दी थी। छोटू बगल वाली सीट पर बैठा ऊँघ रहा था। बीच बीच में वो जागता और मुझे पानी या चाय के लिए पूछता, फिर वापस सो जाता। सड़क एकदम खाली थी। दूर दूर तक न तो कोई गाड़ी दिख रही थी और न ही कोई इंसान। बस ट्रक के इंजन की घरघराहट और टायरों की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने सोचा कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो सुबह तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह रास्ता पुराने जंगल के बीच से होकर जाता था, जिसे लोग काली घाटी कहते थे। मैंने सुना था कि यह रास्ता थोड़ा खराब है और यहाँ रात में चलना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बस माल समय पर पहुँचाने की धुन सवार थी। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक को उस कच्चे पक्के रास्ते पर उतार दिया। जैसे ही हम जंगल के अंदर दाखिल हुए, माहौल एकदम से बदल गया। हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा और ठंड भी अचानक बढ़ गई। पेड़ों की डालियां सड़क के दोनों तरफ ऐसे झुकी हुई थीं जैसे वो हमें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी खुद की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीब 10 किलोमीटर अंदर जाने के बाद मुझे लगा कि ट्रक के पीछे से कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई लोहे की जंजीर सड़क पर घिसट रही हो। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सोचा कि शायद ट्रक का कोई हिस्सा ढीला हो गया होगा, लेकिन वो आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ हमारे पीछे बंधी हुई है। मैंने छोटू को हिलाकर जगाया और कहा कि उठ देख पीछे क्या आवाज़ आ रही है। छोटू हड़बड़ा कर उठा और उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कोहरे और अंधेरे की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, उस्ताद जी, कुछ दिख नहीं रहा है, बस अंधेरा है, आप गाड़ी रोककर देख लो। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि गाड़ी रोकना ठीक नहीं होगा। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, ट्रक की स्पीड बढ़ने के बजाय कम होने लगी। इंजन पूरी ताकत लगा रहा था। रेस देने पर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से किसी ने ट्रक को पकड़ रखा है। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। इतनी ठंड में भी मैं पसीने से तरबतर हो गया था। छोटू ने मेरी हालत देखी तो वो भी घबरा गया और बोला, उस्ताद जी, क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और अपनी नज़रें सामने सड़क पर गड़ा दी। तभी अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरा खून जम गया। सड़क के बीचों बीच करीब 50 मीटर की दूरी पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। कोहरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था कि वो क्या है, लेकिन उसका आकार किसी इंसान जैसा ही था। मैंने हॉर्न बजाया ताकि वो हट जाए, लेकिन वो आकृति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जैसे जैसे ट्रक उसके करीब जा रहा था, वो आकृति और साफ होती जा रही थी।
वो एक औरत थी जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल खुले हुए थे, जो हवा में नहीं उड़ रहे थे बल्कि एकदम स्थिर थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी पीठ हमारी तरफ थी, वो उल्टी खड़ी थी और उसका सिर अजीब तरीके से झुका हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल जाम हो गया था। गाड़ी अपने आप उस औरत की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं चिल्लाया, छोटू कुछ कर, ब्रेक नहीं लग रहा है। छोटू भी डर के मारे कांपने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही हम उस औरत के एकदम करीब पहुंचे, वो अचानक मुड़ी और उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा इंसानों वाला नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और मुंह कान तक फटा हुआ था, जिसमें से काले रंग का तरल पदार्थ बह रहा था। वो जोर से हंसी और उसकी हंसी की आवाज़ ट्रक के शीशों को चीरती हुई हमारे कानों में गूंज गई और उसी पल ट्रक का इंजन बंद हो गया और हेडलाइट्स बुझ गईं। अब हम उस घने जंगल में भयानक अंधेरे और उस खौफनाक बला के साथ अकेले थे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और उस चुड़ैल की हंसी की गूंज थी। छोटू ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और रोते हुए बोला, उस्ताद जी, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, शांत रह छोटू, खिड़की दरवाजे सब लॉक कर ले और नीचे झुक जा। हम केबिन के अंदर दुबक कर बैठ गए। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी खिड़कियों पर नाखून रगड़ने की। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें बाहर निकालने के लिए ट्रक को तोड़ना चाहती है। करीब 15 मिनट तक यह मौत का खेल चलता रहा और हम सांस रोके अंदर बैठे रहे। तभी अचानक सब शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस जंगल का सन्नाटा। मैंने धीरे से सिर ऊपर उठाया और खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत जुटाई। बाहर अभी भी घना कोहरा था, लेकिन वो औरत वहां नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद बला टल गई। मैंने चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में घरघराहट के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स भी जल उठीं। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और गियर डालकर गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही मैंने साइड मिरर में देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, बल्कि ट्रक के पीछे वाले हिस्से पर लटकी हुई थी और लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। उसका हाथ कांच की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को अंधाधुंध भगाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि रास्ता किधर जा रहा है, बस मुझे उस जगह से दूर भागना था। रास्ते में कई बार लगा कि ट्रक पलट जाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। छोटू बेहोश होने की कगार पर था, लेकिन मैंने उसे जगाए रखा ताकि वो मेरा साथ दे सके। करीब 1 घंटे तक पागलों की तरह गाड़ी चलाने के बाद मुझे दूर एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी मेरे लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं थी। मैंने ट्रक को उस तरफ मोड़ दिया। ढाबे पर पहुंचकर मैंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। हम दोनों तुरंत ट्रक से नीचे कूदे और ढाबे की तरफ भागे। वहां कुछ और ट्रक वाले बैठे थे। उन्होंने हमें इस हालत में देखा तो दौड़कर हमारे पास आए। हमारी हालत बहुत खराब थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और शरीर कांप रहा था। उन्होंने हमें पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। मैंने कांपते हुए उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। उन्होंने कहा, भाई तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा बच गए। उस काली घाटी के रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता। वहाँ एक पुरानी चुड़ैल का साया है जो अक्सर अकेले ट्रक वालों को अपना शिकार बनाती है। कई गाड़ियाँ वहाँ से कभी वापस नहीं आईं। आज तक उस रास्ते पर जो भी गया है उसका कुछ पता नहीं चला। तुम पहले लोग हो जो वहाँ से सही सलामत वापस आए हो। यह सुनकर छोटू और मैं एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम मौत के मुंह से निकलकर आए हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी बाकी था, जो हमारे साथ आगे होने वाला था, क्योंकि वो बला अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। उसने हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया था जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं था।
ढाबे पर कुछ देर रुकने के बाद हमने सोचा कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब हम वापस ट्रक के पास गए तो देखा कि ट्रक के पीछे वाले हिस्से पर खून के पंजों के निशान थे और एक पुराना सा कड़ा लटका हुआ था, जिसे देखकर छोटू चीख पड़ा, उस्ताद जी, यह कड़ा तो मेरी माँ ने मुझे दिया था, जो घर पर छूट गया था। ये यहाँ कैसे आया? उस पल हमें समझ आया कि यह मुसीबत इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और वो साया हमारे साथ ही इस ट्रक में आ गया है। ढाबे से निकलने के बाद मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और मन में बस वही सवाल गूंज रहा था कि आखिर छोटू की माँ का वो कड़ा उस भयानक जंगल में ट्रक के पीछे कैसे आया, जबकि वो तो घर पर होना चाहिए था। हम दोनों ने ढाबे वाले की बात तो सुन ली थी, लेकिन हमारे पास रुकने का कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमें माल समय पर पहुंचाना था और वैसे भी उस ढाबे पर रुककर भी हमें कौन सी सुरक्षा मिल जाती। इसलिए मैंने भगवान का नाम लेकर ट्रक को हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। रात के 3 बज चुके थे और अब हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिखने लगी थीं, जिससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ट्रक के अंदर का माहौल अभी भी बहुत भारी था। छोटू अपनी सीट पर गुमसुम बैठा था और बार बार उस कड़े को देखे जा रहा था। मैंने उसका ध्यान बंटाने के लिए रेडियो ऑन किया ताकि थोड़ा शोर हो और हमारा डर कम हो सके। पुराने गानों का कोई चैनल चल रहा था, जिसमें लता मंगेशकर का कोई दर्द भरा गीत बज रहा था। संगीत की आवाज़ से थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन तभी अचानक रेडियो की आवाज़ में खरखराहट होने लगी, जैसे सिग्नल टूट रहा हो। मैंने ट्यूनिंग सेट करने की कोशिश की, लेकिन खरखराहट बढ़ती गई और फिर अचानक गानों की जगह किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ इतनी बारीक और दर्दनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन रेडियो बंद होने के बावजूद वो रोने की आवाज़ नहीं रुकी। वो आवाज़ अब रेडियो से नहीं बल्कि ट्रक के केबिन के पिछले हिस्से से आ रही थी, जहां हमारा स्लीपर बर्थ था। यानी सोने की जगह मेरे पसीने छूट गए। मैंने कनखियों से छोटू की तरफ देखा। वो अभी भी बुत बना बैठा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर स्लीपर बर्थ की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ पुराने कंबल पड़े थे। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है। शायद थकान और डर की वजह से मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी बदबू आने लगी, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की मिली-जुली बदबू, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस जंगल में आ रही थी। मैंने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि ताज़ी हवा आ सके, लेकिन बदबू कम होने के बजाय और बढ़ गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि ट्रक में हमारे अलावा कोई और भी है। मेरी नज़र बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी और तभी मैंने जो देखा उससे मेरी सांसें हलक में अटक गईं। मिरर में मुझे पीछे वाली सीट पर एक परछाई दिखाई दी। कोई वहां बैठा था और हमें घूर रहा था। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी 2 चमकती हुई लाल आंखें साफ नजर आ रही थीं, जो सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक रोड के किनारे जाकर रुक गया। छोटू भी झटके से आगे की तरफ झुका और होश में आया। उसने पूछा, उस्ताद जी, क्या हुआ? ब्रेक क्यों मारा? मैंने कांपती उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया और बोला, छोटू पीछे देख, वहां कोई है। छोटू ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, उस्ताद जी, वहां तो कोई नहीं है, आप क्यों डरा रहे हो? मैंने दोबारा हिम्मत करके पीछे देखा तो सचमुच वहां कोई नहीं था। वो लाल आंखें, वो परछाई, सब गायब थी। क्या मैं पागल हो रहा था या वो साया मेरे दिमाग से खेल रहा था? मैंने माथे का पसीना पोंछा और पानी की बोतल उठाकर एक घूंट पिया। पानी गले के नीचे उतरते ही थोड़ी जान में जान आई। मैंने छोटू से कहा, शायद मुझे नींद आ रही है, इसीलिए धोखा हुआ, तू सो जा, मैं गाड़ी चलाता हूँ। छोटू ने हामी भरी और कंबल ओढ़कर सीट पर ही टिक गया। मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया और सफ़र आगे बढ़ाया, लेकिन अब मुझे हर पल लग रहा था कि कोई मेरे कंधे के ठीक पीछे खड़ा है और मेरी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा कि छोटू कुछ बड़बड़ा रहा है।
मैंने ध्यान से सुना तो वो किसी दूसरी भाषा में कुछ बोल रहा था जो मेरी समझ से बाहर थी। उसकी आवाज़ भी बदली हुई, लग रही थी भारी और खुरदरी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ हो। मैंने उसे हिलाया और पूछा, छोटू क्या बोल रहा है? ठीक तो है तू? छोटू ने धीरे से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और उस वक्त जो चेहरा मैंने देखा वो मेरे छोटू का नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने उस भारी आवाज़ में कहा, रमेश, तू मुझे उस जंगल से बाहर ले आया, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा के लिए। ये सुनते ही मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूट गया और ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर की तरफ जाने लगा। मैंने किसी तरह स्टीयरिंग को संभाला और ट्रक को सीधा किया, लेकिन मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। वो छोटू नहीं था, उसके अंदर वो चुड़ैल घुस चुकी थी। मैं एक चलते ट्रक में एक शैतान के साथ अकेला था और बाहर घुप अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं गाड़ी रोकता हूं तो वो मुझे मार डालेगी, और अगर चलाता रहता हूं तो पता नहीं मंजिल तक जिंदा पहुंचूंगा भी या नहीं। तभी छोटू का शरीर अकड़ने लगा और वो जोर जोर से झटके खाने लगा, जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि उसे संभालूं या ट्रक चलाऊं। तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क पर फिर से वही औरत दिखाई दी, वही उल्टे पैर वाली चुड़ैल जो जंगल में मिली थी। लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं थी, बल्कि हवा में लटकी हुई थी और ट्रक की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे बगल में बैठा छोटू अब शांत हो गया है और वो भी उसी औरत की तरफ देख रहा है और हंस रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, एक ट्रक के अंदर और एक ट्रक के बाहर। मैं बुरी तरह फंस चुका था। मौत दोनों तरफ से मुझे घेरे हुए थी। तभी ट्रक का अगला टायर जोर से फटा और गाड़ी पूरी तरह बेकाबू हो गई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया और स्टीयरिंग को घुमाया। ट्रक सड़क से नीचे उतरकर एक खेत में जा घुसा और एक पेड़ से टकराकर रुक गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने देखा कि ट्रक का दरवाजा खुला और वो औरत अंदर दाखिल हुई। उसने छोटू के सिर पर हाथ रखा और मेरी तरफ देखकर बोली, खेल तो अब शुरू हुआ है रमेश। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सिर में असहनीय दर्द हो रहा था और आंखों के सामने धुंधलापन छाया हुआ था। कुछ पलों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे मुंह में खून का स्वाद आ रहा था और पूरा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने हड्डियों को तोड़ दिया हो। धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस लौटी और मुझे वो भयानक चेहरा याद आया, वो चुड़ैल और वो एक्सीडेंट। मैं झटके से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी टांग स्टीयरिंग और सीट के बीच बुरी तरह फंसी हुई थी। मैंने अपनी पूरी कंटीन के लिए ताकत लगाकर पैर खींचा तो एक चीख मेरे मुंह से निकल गई, पर शुक्र था कि पैर टूटा नहीं था, बस बुरी तरह छिल गया था। मैंने ट्रक के केबिन में इधर उधर देखा तो मेरे होश उड़ गए। पैसेंजर सीट खाली थी, छोटू वहां नहीं था। ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ था और ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। मैंने डरते डरते छोटू को आवाज़ लगाई, छोटू छोटू तू कहाँ है? लेकिन मेरे अपनी ही आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज कर रह गई और कोई जवाब नहीं आया। बाहर घना अंधेरा था और कोहरा इतना ज़्यादा था कि ट्रक के बोनट से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं किसी तरह रेंगते हुए ट्रक से बाहर निकला और ज़मीन पर गिर पड़ा। खेत की गीली मिट्टी में मेरे हाथ धंस गए। मिट्टी से भी वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी जो उस चुड़ैल से आ रही थी। मैंने अपनी जेब टटोली तो माचिस मिल गई। मैंने कांपते हाथों से एक तीली जलाई रोशनी की। उस छोटी सी लौ में मैंने जो देखा उसने मेरा दिल बैठा दिया। ट्रक के चारों तरफ जमीन पर छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान थे जो ट्रक से शुरू होकर घने खेतों की तरफ जा रहे थे, और उन निशानों के साथ साथ खून की बूंदें भी थीं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूं, भाग जाऊं या छोटू को ढूंढूं। लेकिन छोटू को उस हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकता था? वो मेरा जिम्मेदारी था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक लोहे की रॉड
जो ट्रक के टूल बॉक्स में पड़ी थी उसे हाथ में लेकर उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। सरसों का खेत था और पौधे मेरी कमर तक आ रहे थे। पत्तों की सरसराहट भी मुझे डरा रही थी। हर कदम पर लग रहा था कि अभी वो औरत मेरे सामने आ जाएगी। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद मुझे आगे कुछ रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई आग जलाकर बैठा हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ छोटू की ही थी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि एक पुराने और टूटे फूटे कुएं के पास आग जल रही थी और छोटू वहां घुटनों के बल बैठा रो रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने राहत की सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन जैसे ही छोटू ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया, मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा। वो रो नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक हंसी थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी कलाई टूट जाएगी। उसने अपनी वो काली और डरावनी आंखों से मुझे घूरा और एक भारी मर्दानी आवाज में बोला, तू उसे नहीं ले जा सकता रमेश, इसका सौदा हो चुका है, यह अब मेरा है। यह कहकर उसने मुझे एक झटके में दूर फेंक दिया। मैं करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा और मेरी पीठ एक पत्थर से टकराई। तभी उस कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं और उनका रंग लाल से नीला हो गया। उस नीली रोशनी में मैंने देखा कि कुएं से काला धुआं निकल रहा है और वो धुआं धीरे धीरे एक आकार ले रहा है। वो वही औरत थी। उसकी गर्दन अभी भी टेढ़ी थी और बाल हवा में लहरा रहे थे। वो कुएं के ऊपर हवा में तैर रही थी और छोटू उसके सामने हाथ जोड़कर बैठा था, जैसे उसकी पूजा कर रहा हो। वो औरत मेरी तरफ देखकर जोर से हंसी और बोली, रमेश, तूने बहुत बड़ी गलती की। तू उस रास्ते पर आया जहां आना मना था। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और खेत में पड़े सूखे पत्तों और लकड़ियों ने अपने आप उड़कर एक बवंडर का रूप ले लिया। वो बवंडर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं जान बचाने के लिए उल्टे पैर भागा। मुझे दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बस जहां रास्ता मिल रहा था वहां भाग रहा था। खेत खत्म होने के बाद मैं एक पगडंडी पर आ गया। सामने मुझे एक खंडहर दिखाई दिया। अंधेरे में वो किसी पुराने मंदिर या हवेली जैसा लग रहा था। मैंने सोचा शायद वहां छुपकर जान बच जाए। मैं दौड़कर उस खंडहर के अंदर घुस गया और एक कोने में जाकर दुबक गया। मेरा सांस फूल रहा था और दिल की धड़कन कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। मुझे लगा शायद मैं बच गया हूं, लेकिन तभी मुझे उस खंडहर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैंने माचिस जलाकर देखा तो वहां कोयले से लिखा था, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता, और उसके नीचे कई लोगों के नाम लिखे थे। और सबसे ताज़ा नाम जो वहां लिखा जा रहा था वो मेरा था, रमेश। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई शरण नहीं थी, बल्कि यह तो उस चुड़ैल का घर था जहां मैं खुद चलकर आ गया था। तभी मुझे छत से टप टप की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो छत से खून टपक रहा था और ठीक मेरे सिर के ऊपर वो औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो बिल्कुल छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई थी और उसका चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब था। उसने अपनी लंबी जीभ निकाली और मेरे गाल को चाटा। उसकी जीभ रेगमाल जैसी खुरदरी और बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरी आवाज बंद हो गई थी। उसने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, स्वागत है मेरे घर में रमेश, अब हम यहाँ बहुत मजे करेंगे। तभी बाहर से छोटू की आवाज आई, उस्ताद जी दरवाज़ा खोलिए, मुझे अंदर आना है। मैंने देखा कि खंडहर का टूटा हुआ दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा था और बाहर छोटू उसे पीटने लगा। वो इंसानों की तरह नहीं, बल्कि जानवरों की तरह दरवाजे को खरोच रहा था और गुर्रा रहा था। मैं अंदर उस चुड़ैल के साथ फंसा था और बाहर वो शैतान छोटू खड़ा था। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया।
मेरा दम घुटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या यही मेरा अंत था? क्या मैं अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा? तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी मूर्ति पर गई, जो शायद किसी देवता की थी जो खंडित हो चुकी थी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने उस टूटे हुए फर्श पर पड़ी, उस मूर्ति को अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाकर उठाया और जय बजरंग बली का नाम लेकर उस चुड़ैल के हाथ पर दे मारा जो मेरा गला दबा रही थी। मूर्ति लगते ही उसके मुंह से एक ऐसी भयानक चीख निकली जिससे लगा कि पूरा खंडहर गिर जाएगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरा गला बुरी तरह दुख रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मेरे पास रुकने का एक पल भी नहीं था, क्योंकि वो चुड़ैल दर्द से तड़प रही थी और यही मेरा मौका था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा। बाहर छोटू अभी भी पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो छोटू ने मुझ पर एक जंगली जानवर की तरह हमला कर दिया। उसने मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं बची थी, वो मुझे मार डालना चाहता था। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो मेरा भाई जैसा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे कठोर होना पड़ा। मैंने पास पड़ा, एक भारी पत्थर उठाया और रोते हुए दिल से छोटू के सिर पर वार किया। वार इतना तेज नहीं था कि उसकी जान जाए, लेकिन इतना काफी था कि वो बेहोश हो जाए। छोटू का शरीर ढीला पड़ गया और वो मेरे ऊपर गिर गया। मैंने उसे धक्का देकर हटाया और उसे अपने कंधों पर लादा। उसका वजन बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मैं उसे लादकर उस खंडहर से बाहर भागा। पीछे से उस चुड़ैल की दहाड़ सुनाई दी, जो अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। पेड़ों के हिलने की आवाज और हवा की साय साय ने माहौल को और डरावना बना दिया था। मैं गिरता पड़ता खेतों के बीच से वापस ट्रक की तरफ भाग रहा था। मेरे पैर कांटों से छलनी हो चुके थे और शरीर से खून बह रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था कि अगर मैंने पीछे देखा तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर मुझे ट्रक की धुंधली आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर मुझ में थोड़ी जान आई। मैं ट्रक के पास पहुंचा और छोटू को पैसेंजर सीट पर धकेला और खुद ड्राइवर सीट पर कूद गया। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन किस्मत अभी भी मेरा इम्तिहान ले रही थी। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ, इंजन सिर्फ घर घर करके रह गया। मैंने देखा कि सामने के शीशे से वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो गया था और वो आग के गोले जैसी लग रही थी। मैंने भगवान का नाम लेकर आखिरी बार चाबी घुमाई और एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगा दिया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने बिना गियर देखे गाड़ी उठाई और खेतों से निकालते हुए वापस सड़क पर ले आया, लेकिन वो बला इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जैसे ही ट्रक सड़क पर आया, एक जोरदार धमकी आवाज हुई और वो चुड़ैल ट्रक की छत पर आ गिरी। उसके नुकीले नाखून छत को फाड़कर अंदर आने लगे। मैं ट्रक को इधर उधर घुमा रहा था ताकि वो गिर जाए, लेकिन वो छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। अचानक उसका एक हाथ सामने के शीशे को तोड़कर अंदर आया और उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। मैंने डैशबोर्ड पर रखा लोहे का पाना उठाया और उसके हाथ पर दे मारा, जिससे वो पीछे हटी, लेकिन उसने शीशा पूरा तोड़ दिया था। अब ठंडी हवा और वो मौत दोनों मेरे सामने थे। मैंने देखा कि पूर्व दिशा में आसमान का रंग हल्का नीला हो रहा था। सुबह होने वाली थी। बड़ों से सुना था कि बुरी ताकतें सूरज की रोशनी में कमजोर पड़ जाती हैं। बस यही एक उम्मीद थी। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी मीटर की। सुई 100 के पार जा रही थी। वो चुड़ैल अब खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और चीख रही थी कि तुम नहीं बचोगे। तभी सामने से सूरज की पहली किरण फूटी और सीधा ट्रक के शीशे पर पड़ी। जैसे ही सूरज की रोशनी उस चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी, वो जलने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि मेरे कान सुन्न हो गए। देखते ही देखते वो हवा में धुएं की तरह उड़ गई।
और ट्रक से उसका भार खत्म हो गया। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि गाड़ी को भगाता रहा जब तक कि मुझे शहर की पक्की सड़क और लोगों की भीड़ नहीं दिख गई। एक पेट्रोल पंप पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोगों ने हमें देखा और दौड़कर आए। छोटू को होश आ रहा था, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रहा था। हमने उसे पानी पिलाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा है और शरीर पर कई चोटें हैं। 2 दिन बाद जब छोटू को पूरी तरह होश आया तो उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि हम ढाबे पर रुके थे और मैं सो गया था। मैंने उसे कभी सच नहीं बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। मैंने वो ट्रक वहीं उसी शहर में औने-पौने दाम में बेच दिया और बस पकड़कर अपने घर वापस आ गया। उस घटना के बाद मैंने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और अपने परिवार एक सीचल कैसिक्स एक सीचल के साथ खुश हूँ। लेकिन आज भी जब सर्दियों की रात में कोहरा छाता है तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है और कानों में उस चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है। मैं आज भी अंधेरे में सोने से डरता हूँ और उस रास्ते का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, यह थी मेरी वो आप बीती जिसने मुझे यह सिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारी सोच से परे हैं और कुछ रास्तों पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। आशा करता हूं आप लोग सुरक्षित रहेंगे और कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी रमेश की आप बीती। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ।